नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे हफ्ते में बाजार ठीक-ठाक चलता रहा लेकिन शुक्रवार को अचानक क्या हुआ और 25,000 के ऊपर जब निफ्टी चला गया था, हमने बुधवार को बात भी की थी कि लोग खुश हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन आपने थोड़ा-सा बेंचमार्क ऊपर रखा था, मतलब जो वो कहते हैं ना, बैरिकेडिंग की जो अ अ, मतलब वो पट्टी होती है, उसको आपने थोड़ा-सा ऊपर रखा था और वो ऊपर रखना शायद ठीक-ठाक काम कर गया। क्योंकि आप कह रहे थे कि जब तक 25 125 या 150 इसके ऊपर बंद नहीं होता और उसके ऊपर, हाँ, 25 125 और फिर 25 250, ये 2 लेवल आपने रखे थे। इसके ऊपर आपको बंद चाहिए था, क्लोजिंग चाहिए थी, नहीं मिली और फिर शुक्रवार को हमने देखा किस तरह से बाज़ार वापस एकदम से पटकाया है। लेकिन क्या वापस अब नीचे का रास्ता खुल गया है या अभी उम्मीद बाकी है ऊपर चलने की? थोड़ा सा इनडिसीजन है मुझे अभी भी। मतलब एकदम ही 50-50 है क्योंकि डेटा ये कहता है कि चांसेस रहेंगे कि 25 125 के ऊपर में क्लोज मिले, ऐसा चांस रहना चाहिए, डेटा तो यही कहता है, लेकिन मिला नहीं है। तो ऑल होप्स आर नॉट डैश्ड येट, यही कह सकता हूँ। थोड़ा जी, जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, मे बी वो गैप फिल होके 100 ईएमए एक बार फिर से टेस्ट होके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें, यही लगता है अभी। लेकिन फिर भी मोमेंटम के लिए मुझे लगता है 25 125 जो शायद मैंने बोला होगा, 25125 उसके ऊपर एक क्लोज मिल जाए तो फिर मोमेंटम भी अच्छा खासा लग जाएगा, मुझे लगता है। जी। तो अभी उम्मीदें टूटी नहीं हैं लेकिन क्लोजिंग चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, ये चार्ट जो है वो ओपन हाई लो क्लोज वाला है, जिसमें कैंडल्स दिखती हैं या बार भी इसी तरह के होते हैं। लेकिन सोमेश जी ज़्यादा देखते हैं ये वाला चार्ट। और यहाँ आप देखिए, ये जो क्लोजिंग है 21 तारीख की, ये बैठी 25,084 पे और इसके लगभग 40-41 अंक ऊपर इन्होंने अपना पैमाना सेट कर रखा था कि इसके ऊपर बंद होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर मामला अटक गया और फिर हमने शुक्रवार को ये हाल देखा भी है। लेकिन वापस अब यहाँ पे देखिए, शुक्रवार की जो गिरावट भी है, वो दरअसल पिछले 4 दिनों की तेजी को एक तरह से समेटती है, लेकिन उसके नीचे नए दरवाजे नहीं खोल रही है, उसके ठीक नीचे गैप भी है। अब इस गैप को लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला ये कि गैप भरने के लिए आपको नीचे यहाँ लगभग 24,650 24,700 के आसपास तक जाना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि इस गैप पर ही सपोर्ट मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि 24,850 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इन दोनों में से अब किस रीडिंग के साथ, किस तरह की तैयारी के साथ नए हफ्ते में जाना चाहिए? तैयारी मेरे हिसाब से दो ही रहनी चाहिए। या तो ये गैप फिल हो के 100 ईएमए का रीटेस्ट हो, या जी, 25 125 के ऊपर का क्लोज मिले। मुझे लगता है ये दो के अलावा तीसरा जी, फिलहाल मैं कोई और ऑप्शन लेके नहीं चल रहा। जी। अब आप 100 डीएमए को बीच में कभी-कभी गेम के अंदर, खेल के अंदर ले आते हैं, तो उसको हमें फिर चार्ट के अंदर भी लाना पड़ेगा। जी, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट में 100 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि ये आमतौर पे हम अपने चार्ट पे रखते नहीं हैं, लेकिन अब पॉपुलर डिमांड या सोमेश जी की नज़र, उसके हिसाब से हमें देखना तो पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चार्ट पर आ गया है 100 डे मूविंग एवरेज, और ये 100 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है, जो एक तरह से कहिए कि गैप के बाद जो क्लोजिंग है ना, मतलब इस क्लोजिंग के बाद ये गैप शुरू हुआ था। कई लोग गैप को पिछले उस हाई से देखते हैं, यहाँ पर अगर क्लोजिंग को इम्पोर्टेंस दे तो बिल्कुल 100 डे मूविंग एवरेज से मैच कर रहा है ये। तो उस लिहाज से ये 24,650 के आसपास तक, मतलब यहाँ तक का दरवाजा खुला मानना चाहिए। अगेन 24,500, क्योंकि इंट्राडे में वहां तक भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी, हमको 24,500 के नीचे का क्लोज नहीं चाहिए। ओके, उतना से ज्यादा और कोई ना डिमांड है ना कोई रिक्वायरमेंट है।
और 25 125 के ऊपर क्लोज मिल गया तो बहुत ही अच्छा। जी, ओके। 24,500 पर अब लकीर खींच रखी है और ऊपर की ओर 25,125 तो रहेगा ही जो पहले से है, और फिर 25,250 भी प्ले में आएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस ऊपर किसको देंगे, 25,125 के ऊपर बंद होना है या 25,250 के ऊपर बंद होना है? शायद इस बार जिस तरह से मूवमेंट है ना, इस बार 25 125 काफी होना चाहिए, क्योंकि ओके। क्या होगा, ये जहां से भी रिटर्न होगी निफ्टी इस बार, मैं उसको जी थोड़ा सा इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन एक हायर लो के पैटर्न को रीड करके मैं आगे बढ़ूंगा, जी। और उस हिसाब से चलेंगे। तो मे बी नेक्स्ट कॉल मेरा ये होगा कि जब यहाँ से लो बन जाता है और 25 125 निकल जाता है, तो फिर जो भी लेटेस्ट लो होगा उसका सपोर्ट लीजिए और फिर नए हाई का इंतजार करेंगे। ओके। ऐसा। तो अभी जो हायर लो वाला पैटर्न है उसके हिसाब से तो मतलब ये कहा जाए, ये जो हमारे पास 8 अगस्त वाला बॉटम है, इसके ऊपर जो भी कोई नया बॉटम बनता हुआ दिखे वो हमारा नया हायर लो बन जाएगा, और उसके सपोर्ट लॉस स्टॉप लॉस के हिसाब से, उसके सपोर्ट के हिसाब से हम आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं। कर सकते जी, ठीक है। ये मोटी मोटी तो निफ्टी की आज शुरुआत में हमने टेक्निकल चेक देख ली, लेकिन बाजार का मूड माहौल क्या लग रहा है? और इस समय देखिए आईपीओ को लेकर के जिस तरह की झड़ी लगी हुई है, बहुत सारे मैनेजमेंट से बात मैं भी कर रहा हूँ, एक तरफ लगता है कि ठीक है, मतलब जो कंपनियां आ रही हैं उनके पास कोई ठोस बिजनेस है, उनके पास एक बिजनेस प्लान है, आगे का विजन है कुछ, उन्हें थोड़ा सा कहीं पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, कहीं पर एक्सपेंशन की करने के लिए पैसा चाहिए, कहीं पर उन्हें अपना डेट कम करने के लिए पैसा चाहिए जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सुधरे। छोटी छोटी कंपनियां ही सही, लेकिन ठीक ठाक अपने बिजनेस में घुसी हुई एक अच्छे बेस के साथ आने वाली कंपनियां दिख रही हैं इस लॉट में काफ़ी। सबके लिए जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के काफ़ी आपको नाम दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप लिस्टेड स्पेस में देखिए, आपको ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि प्रमोटर्स जो हैं वो मतलब कहीं न कहीं एग्ज़िट ले रहे हैं ऊपरी स्तरों पे। आईपीओ भी एक उसी तरह का फॉर्म है जहाँ पर एक प्रमोटर सोचता है कि ये बढ़िया समय है थोड़ा-सा इक्विटी निकाल कर के अपने हाथ में पैसा लाने का, अपनी जेब में या कंपनी के अकाउंट में। तो कैसे इसको समझा जाए? क्या ये एक नए साइकिल की तैयारी है या कहीं पर इसमें खतरे के संकेत हैं? मुझे लग रहा है कि हमारे भी जो प्रोमोटर्स हैं ना, थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनली बिहेव करने लगे हैं, बिकॉज़ अगर आप यूएस मार्केट भी देखेंगे तो वहाँ पे भी स्टेक सेल बहुत कॉमन चीज़ है, और नीचे लेवल पे आया तो फिर बायबैक भी कर लेते हैं। तो ये कोई बहुत बहुत मायने इसमें रीड नहीं करता। इम्पोर्टेंट क्या है, जिस तरह से मैं देखता हूँ, देखिए आईपीओ का क्वांटम एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की थी, अब 4 ट्रिलियन डॉलर की। तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका है। और अगर हमारी इकोनॉमी 6-7% के रेंज में रियल जीडीपी ग्रो करने को तैयार है, तो जो लोग बेच रहे हैं अपना हिस्सा वो अलग बात है, लेकिन इसी के दूसरे कोने में कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। और जब एक बार मार्केट का वैल्यूएशन नॉर्मल से प्रीमियम की तरफ पहुंच जाता है, तो फिर जनरल मार्केट से पैसा बनता भी नहीं है, जो लास्ट 1 ईयर से दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक जाना ही पड़ता है, और वैसे ही पैसा बनेगा। बाकी इन आईपीओ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा इसलिए नहीं लगता है, बिकॉज जितनी भी नई कंपनीज हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें एंजल इन्वेस्टर्स बहुत पहले से आ जाते हैं, और उनको अपना एग्जिट चाहिए होता है। तो इससे कोई ज़्यादा खतरा है नहीं। उन्होंने निकाल जी, दिया, नए प्लेयर्स आएंगे, वो आगे लेके जाएंगे, और मेरा रीडिंग वैसा रहेगा, तो ये मेरे लिए कोई थ्रेट मुझे नहीं लगता है सर थ्रेट। ओके। और ओवरऑल इस समय आगे के लिए ट्रिगर्स की बात करें, देखिए एक तो ट्रिगर
दुनिया बात कर कर के थक गई है कि ट्रम्प चाचा क्या करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपके सामने और नए ट्रिगर क्या हैं? क्योंकि अब इस राउंड का जो तिमाही नतीजों का सीज़न था वो सब निकल गया, खा पी करके लोगों ने पचा लिया इन रिजल्ट सीज़न को। यहाँ से अगला रिजल्ट सीज़न आपके पास, अभी हम बैठे हैं, अगस्त के अंतिम हफ्ते की शुरुआत होने वाली है, तो आपके पास पूरा सितंबर बचा हुआ है और फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता या शुरू के 10-12 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद फिर नए रिजल्ट की सीज़न की शुरुआत होगी। तो आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है जहाँ पर आपको कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के मामले में, वो मंथली डेटा वगैरह को छोड़ दीजिए, तो कोई नया बड़ा ट्रिगर नहीं आने वाला है, कोई बड़ा इंडिकेशन या इन्फॉर्मेशन सेट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से आगे बाजार के लिए ट्रिगर क्या है? एक जीएसटी की बात काफ़ी हो रही है, वो हो सकता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में शायद वहाँ पे बैठक हो जीएसटी काउंसिल की, वहाँ शायद मुहर लग जाए। तो एक तरह से त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले आपके पास कंजम्पशन बूस्ट का एक बड़ा ट्रिगर आने वाला है। ये मार्केट देख कर के चल रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और ट्रिगर आपकी नज़र में? मुझे नहीं लगता कोई और ट्रिगर रखना चाहिए, और मैं हमेशा क्रूड एग्जांपल लेता हूँ, इस बार भी क्रूड लूँगा। देखिए, जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है ना HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कहने का मतलब ऐसा है कि हर फैमिली का एक हेड होता है। नॉर्मली उस फैमिली को डायरेक्शन वो हेड ही देता है, चाहे कोई भी फैमिली हो। तो कंट्री भी एक फैमिली ही है, और इसका जो हेड होता है वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट ही डायरेक्शन देती है कि हमको क्या हमारे कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए बेस्ट लगता है, और उधर डायरेक्शन देती है। तो पिछले 3-4 साल से तो केपेक्स का डायरेक्शन दे रही थी ना गवर्नमेंट। सही भी था, कोविड से उठे थे हम, काफी सारी चीजों को सपोर्ट देना था। अब गवर्नमेंट का नजरिया काफी क्लियर है कि उनको चाहिए क्रेडिट बूम और कंजम्पशन बूम। आप उनके सारे एफर्ट्स को देख लीजिए, और उन्होंने ये शायद वो इसलिए है कि प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ाने के लिए हर कोशिश करके सरकार थक गई और वहाँ पर बात बन नहीं रही है। उसके लिए चलिए ठीक है, निजी क्षेत्र को दोष देना कोई बहुत उससे मिलने वाला नहीं है। हालाँकि सरकार कई बार झुँझलाती है, वित्त मंत्री की झुँझलाहट भी कई बार सामने आई, लेकिन उससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा नहीं। जब तक प्राइवेट सेक्टर को आगे अपने लिए डिमांड सिनेरियो, माँग का परिदृश्य उनके लिए बेहतर नहीं दिखेगा, वो नई पूँजी क्यों फँसाएँगे? अपनी क्षमता विस्तार की तरफ क्यों जाएँगे? और अभी आज की तारीख में उनको शायद ये मामला अटका हुआ लग रहा है कि भई माँग है नहीं उतनी, हमारी पहले से जितनी कैपेसिटी है हम उसी को ठीक से इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर नया क्यों लगाएँ कुछ? और सरकार चाहती है कि भई हमने अपनी तरफ से इतना लगा दिया, इतना सरकारी खर्च बढ़ा दिया, प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दोनों पहिए चलते साथ में तो अच्छा रहता। सरकार का भी अपना सोचना ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास भी अपने जस्टिफाइड रीज़न्स हैं। तो वैसे में अब ये जो कंजम्पशन की तरफ सरकार का ध्यान गया है कि अब यही वो चीज़ है, जो फिर आगे चल कर के प्राइवेट कैपेक्स को लेकर के आएगी, नहीं तो इसके बिना बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है हमको इसमें 3 रीजन और जोड़ने चाहिए। दिस इज नॉट द ओनली रीजन अकॉर्डिंग। देखिए, प्राइवेट केपेक्स करने के लिए, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, अल्टीमेटली आपका किसी भी प्रोजेक्ट का IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मैटर करता है। प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितनी है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि घर और घर के बाहर की स्टेबिलिटी कैसी है। अनफॉर्चुनेटली जब से गवर्नमेंट ने ये केपेक्स का काम शुरू किया है, अनफॉर्चुनेटली आपके पास इन्फ्लेशन हाई रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट हाई रहा है, एंड जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है, यूएस का धन्यवाद करते हुए, हर तरफ कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल ही रहे हैं। ये तीनों चीजें ऐसे ऐसे समय पे आती रही हैं कि आपके पास कोई मोटिवेशन या अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर रेडी भी है, मान लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल अगर 74-75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, उनके पास अभी भी 10% का स्पेस है काम करने के लिए। फुल कैपेसिटी पे कोई काम नहीं करता है, लेकिन 80% के ऊपर कोई भी आ गया तो फिर कंटिजेंसी प्लान शुरू हो जाता है, क्योंकि अचानक से ओवरनाइट तो कैपेसिटी क्रिएट नहीं हो जाएगी। बाय द टाइम वो फुल्ली यूटिलाइज हो, तब तक आपके पास दूसरी कैपेसिटी आ जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं है
कि केपेक्स नहीं हुआ है टोटली। कोविड के समय फार्मा में केपेक्स हुआ, आईटी में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गए, थोड़े टेक्सटाइल में केपेक्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, टुकड़ों में केपेक्स हुआ है, लेकिन अगर बिग स्केल प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग पे बोला जाए तो वहां पे केपेक्स नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये रीजन ये आने वाले समय में होगा ठीक, लेकिन थोड़ा जो है, अब कोई भी बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समय आएगा, ये होगा, अपने अपने अनुकूल परिस्थिति में होगा। परिस्थिति अनुकूल नहीं रही है तो इसमें दोष उनको नहीं देना है। मैं अगर 100 रुपए खर्च करता हूँ तो मुझे कम से कम पता होना चाहिए कि भाई 200 रुपए कहीं से आए भी तो 200 रुपए आएंगे तो उसमें से 35% टैक्स चला जाएगा, बाकी उसमें कट जाएगा, तो कम से कम उतना विजिबिलिटी रहे तो आगे बढ़े इंसान। इसलिए केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स मुझे नहीं देखना लगता कि इनको कंप्लेन करना चाहिए। इट इज इनएविटेबल, वो आना ही है और अपने सही समय पे आ जाए। तो ये एक बात है। मैं केपेक्स वाले थिंग पे अभी इसलिए नहीं आ रहा कि मैं हमेशा इस चीज को देखने की कोशिश करता हूँ कि ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ है। मतलब अब हमारे पिताजी हैं, वो घर को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, वहां पे हमको चलना पड़ेगा। देखिए, नदी में अगर तैरना चाहते हैं तो जिधर धारा है उधर तैरिए, आसान रहेगा, थकेंगे नहीं और जीतेंगे। उल्टी धारा नहीं जाएंगे। केपेक्स का काम हो गए। केपेक्स एक साइकिल में आता है, गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया, 1 साल 2 साल के बाद प्राइवेट केपेक्स भी आएगा, अभी भले ना आए। अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस ये है कि जब इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है तो कंजम्पशन पे फोकस करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक, आपको क्रेडिट बूम चाहिए, दूसरा सस्ता क्रेडिट चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है और ये लीड करेंगी एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम के लिए, जो ड्राइव करेगा कंजम्पशन। लेकिन ये एक प्रीमाइस होता है, ओवरनाइट नहीं होता है। केपेक्स भी काम गवर्नमेंट ने शुरू किया, बूम 1 साल के बाद दिखा, तो कंजम्पशन भी काम शुरू हुआ है, बूम 1 साल के बाद दिखेगा। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो रीपोजिशनिंग 1 साल के बाद होगी तो फिर वो ट्रेड वाली बात होगी। इन्वेस्टमेंट वाली बात में तो आपको अर्ली एंट्रेंट बन के जाना पड़ेगा और बिल्कुल